करते हैं स्टार्ट। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ना है हमें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो तीसरा वाला वॉल्यूम है, उसमें पहला चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट था, वो पढ़ा था हमने। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सेकंड चैप्टर जो पूरा थ्योरी था। फिर तीसरा चैप्टर था टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उस टूल्स का ही पार्ट है ये रेशियो। तो जब टूल्स के नाम मैंने बताए होंगे तो टोटल 6 नाम बताए होंगे, 6 में से एक हमारे कोर्स में नहीं है, और बाकी के जो 2 टूल्स हैं वो हमने उसी चैप्टर में पढ़ लिए थे, थर्ड चैप्टर में ही, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। फिर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, वो हमने पढ़ लिया था चैप्टर में, 5वें चैप्टर में कैश फ्लो पहले कर लिया था। और फिर अब हमारा रह गया है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं किसी कंपनी के, उनको एनालिसिस जब हम करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो मैं पहले समझा चुका हूं जब पहले चैप्टर्स पढ़ाए होंगे, तो वहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के 2 अलग अलग सालों की बैलेंस शीट बना के कंपेयर करते थे, कॉमन साइज बना के कंपेयर करते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी हम एनालाइज करते थे कितना कैश आ रहा है कितना कैश जा रहा है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इतना सारा स्टेटमेंट देख के समझ नहीं आ रहा हमें कुछ, आप कुछ ऐसा करो ना कि एक नंबर से ही पता चल जाए, बस एक ऐसा नंबर दे दो जिसको देख के ही समझ आ जाए कि पोजीशन बिजनेस की क्या है। तो वो जो सिंगल नंबर होता है उसी को रेशियो कहा जाता है। रेशियो का मतलब होता है जो जो 2 वेरिएबल होते हैं उन 2 वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक, उसी को क्या कहा जाता है, रेशियो। नॉर्मल जो रेशियो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ पे हमें पढ़ने हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंट्स में जो रेशियो मतलब कि आपको कुछ ऐसा नंबर बता दिया जाएगा जिसको देख के आपको पता लग जाएगी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की क्या है। ठीक है, अब अगर इसको रट्टाफिकेशन लगा के पढ़ोगे तब तो फिर ये कभी समझ नहीं आने वाला, क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूले बहुत सारे हैं, तो याद तो कुछ करना नहीं है हमें, क्योंकि याद करने से कुछ याद होता नहीं। आप रेगुलर प्रैक्टिस रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ठीक, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपने 11th क्लास में सबने ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट पढ़ा है, तो अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट है मान लो 4 लाख रुपए, और उस कंपनी का टर्नओवर जिसे हम सेल्स कहते हैं, नेट सेल्स है मान लो 10 लाख रुपए, तो मुझे बताओ ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल का कितना परसेंटेज है, जल्दी से बता दो। ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख रुपए और नेट सेल्स है 10 लाख रुपए, तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट सेल का कितना परसेंटेज है, जल्दी बताओ, फिर चैप्टर शुरू करें। 4 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है, इसको बताने में इतना टाइम तो नहीं लगेगा मुझे लग रहा है, बताओ जल्दी। 40% है ना, 4 लाख 10 लाख का 40% है। तो अगर मैं आपको कहूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 40%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो नेट सेल्स का 40% है। इसी को हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के नाम से जानेंगे, जो कि आगे आएगा बहुत। फिर अगर मैं कहूं 4 लाख तो ग्रॉस प्रॉफिट था, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया तो वहां से नेट प्रॉफिट निकला कंपनी का 2 लाख रुपए। अब ये 2 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है, 20%, तो ये हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मान लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था हमारा 3 लाख रुपए, तो 3 लाख 10 लाख का कितना परसेंट है, 30%, तो ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बच्चे इसमें फॉर्मूले याद करने लगते हैं इसलिए दिक्कत हो जाती है। ठीक, ऐसे करके कई तरीके के रेशियो हमें पढ़ने होंगे, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ऐसे 14-15 रेशियो हैं। उनको मैं लिख के बता देता हूँ कौन कौन से रेशियो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, कॉपी निकाल लो सभी, अभी चैप्टर शुरू करते हैं। सर में दर्द है मेरे थोड़ा, तो जल्दी खत्म कर देंगे 40 मिनट में। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, 1 मिनट रुकना। ठीक है, चैप्टर का नाम लिखें पहले, अकाउंटिंग रेशियो, साथ साथ लिखते जाओ जो जो बातें लिखवाता जा रहा हूं मैं। अकाउंटिंग रेशियो,
चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, 4 मार्क्स का है ये बोर्ड एग्जाम में। इसका जो वेटेज है वो है 4 मार्क्स। कुछ बच्चे इस चैप्टर को छोड़ भी देते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। नहीं भेजूंगा नहीं मैं कुछ, आपको मेरे साथ साथ लिखना है सब कुछ। अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ना है हमें। तो जरा देखें अकाउंटिंग रेशियोज में इसका मीनिंग मीनिंग एडवांटेज लिमिटेशन ये सब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब आप किताब से पढ़ लेना। नहीं समझ आएगा तो मैं समझा दूंगा। मैं सीधा प्रैक्टिकल पे आ रहा हूँ। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या हो गया बच्चे, कॉल क्यों कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, वैसे तो देखो बच्चों बहुत सारे रेशियो होते हैं हमारे कोर्स में, जितने हैं ना क्लास 12th वाले में, वो बता रहा हूं मैं अभी फिलहाल सिर्फ अभी, ठीक है। जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे जितने अभी हमें डिस्कस करने हैं वो अकाउंटिंग रेशियो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से। तो ये 4 मोटे मोटे पार्ट में क्लासिफाई होता है। एक होगा आपका लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियोज। एक होगा आपका सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियो। फिर एक होगा आपका एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियोज। फिर एक होगा आपका लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ठीक है। ये 4 मोटे मोटे तौर पे रेशियो होंगे आपका। एक होगा लिक्विडिटी रेशियो जो बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन को बताएगा क्या है। एक होगा सॉल्वेंसी रेशियो जो सॉल्वेंसी पोजीशन को बताएगा। फिर एक्टिविटी रेशियो है जिसको टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। और एक होगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेगा। अगर हम इनके अंदर के पार्ट्स की बात करें तो लिक्विडिटी रेशियो के 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 एक होता है करंट रेशियो, करंट रेशियो एक होता है करंट रेशियो। और एक होगा इसके अंदर आपका क्विक रेशियो। इसके और भी नाम होते हैं वो बाद में बताऊंगा मैं, अभी सिर्फ क्विक रेशियो लिख लो। एक होगा करंट रेशियो और एक होगा क्विक रेशियो। अगर हम सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो इसके अंदर 4 रेशियो होंगे। एक होगा डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो। एक होगा डेट टू इक्विटी रेशियो। फिर एक होगा इसके अंदर टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये 2 हो गए सॉल्वेंसी के अंदर। तीसरा होगा इसमें प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। और चौथा वाला जो होगा इसके अंदर ये होगा आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 रेशियो आपके सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर, डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये 4 हो गए आपके सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर, ठीक है। आगे आते हैं।
एक्टिविटी रेशियो में, इसमें होगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक होगा आपका इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दूसरा होगा इसमें ट्रेड रिसीवेबल, इसको शॉर्ट में लिख लो, ट्रेड रिसीवेबल, टीआर का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, थोड़ा लंबा नाम है इसलिए ऐसे लिख दिया। फिर आपका होगा एक ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और एक होगा आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। 4 रेशियो इसके अंदर भी होंगे, वैसे होते तो और भी हैं बहुत सारे, लेकिन ये हमें जो पढ़ने हैं वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पे दोबारा देख लो, एक्टिविटी रेशियो के अंदर 4 रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एक होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी का मतलब समझते हो ना सब, शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये हो गया जीपी रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद एक होगा ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो अलग चीज होती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग चीज होती है। तो एक होगा इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में निकालते थे। फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। और एक होगा इसके अंदर लास्ट पांचवा, 5 होंगे इसके अंदर आरओआई, आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देख लो पूरा दिख रहा होगा यहाँ पे। तो 5 और 4 9, 9 और 4 कितने हो गए 13, और 13 और 2 15 रेशियो, और इन 15 रेशियो के अंदर 15 फॉर्मूले और। तो मतलब 30-40 फॉर्मूले तो हमें रटना थोड़ी है, इतने फॉर्मूले कौन याद कर सकता है, कोई याद नहीं कर सकता, किसी के बस की बात नहीं है। आप लोग करते थे 10th क्लास में, वो आप लोगों की मजबूरी हुआ करती थी, है ना। फॉर्मूले कभी याद नहीं होते हैं, वो प्रैक्टिस की जाती है और फिर हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। जिस दिन प्रैक्टिस छोड़ दी उस दिन निकल गए दिमाग से। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक, अब शुरू करते हैं एक एक करके। ये लिख लिया सबने, बता दो, करें स्टार्ट। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं। यहां पे स्टार्ट करते हैं पहले लिक्विडिटी रेशियो से। जो लिक्विडिटी रेशियो है वो फर्म की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को दिखाता है, कि जो फर्म है, फर्म जो है, फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी, मतलब जो फर्म है वो अपने करंट लायबिलिटी को पूरा मतलब पे करने के एबल है या नहीं है। करंट मतलब शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की बात जब भी होगी वहां पर लिक्विडिटी रेशियो की बात होगी। और लिक्विडिटी रेशियो में 2 तरीके के रेशियो फिर हमें इसके अंदर फर्दर डिस्कस करने हैं। वो 2 तरीके के रेशियो कौन से हैं? पहला तो आपका यहाँ पे नंबर 1, आज हम करंट रेशियो ही पढ़ेंगे सिर्फ। एक आपका यहाँ पे है करंट रेशियो, करंट रेशियो इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स
करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, मतलब CA डिवाइडेड बाय CL। ये करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा, CA डिवाइडेड बाय CL। मतलब आपके पास करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में कितने हैं, कितने करंट एसेट्स हैं और कितने करंट लायबिलिटी हैं, जिससे कि आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब करंट लायबिलिटी को पे करने की पोजीशन में हो या नहीं हो, वो ये आपको शो करके दिखाएगा। अच्छा, नोट लिख लो यहाँ पे एक, अभी कुछ इंपॉर्टेंट नोट और लिखेंगे हम, यहाँ पे नोट लिख लो एक, इट शुड बी kept, it should be kept in mind that current ratio CR, current ratio is calculated, current ratio is calculated, current ratio is calculated as at a particular date, as at a particular date। ये जो करंट रेशियो है ये पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट होता है, एंड नॉट फॉर a particular period, and not for a particular period। ये किसी पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट होता है, पर्टिकुलर पीरियड पे कैलकुलेट नहीं होता। तो अगर मैं पूछूं करंट रेशियो स्टॉक है या फ्लो है, अगर इकोनॉमिक्स में आ जाए तो फिर ये स्टॉक है, पर्टिकुलर डेट पे जो होता है वो स्टॉक होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पर्टिकुलर डेट पे कैलकुलेट होगा, किसी भी पीरियड पे कैलकुलेट नहीं होगा। और फिर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत काम की हैं। अच्छा, करंट एसेट में क्या क्या चीजें होती हैं ये तो पता है ना सबको, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, वो तो बच्चों वाली बातें हैं ना, कैश, बैंक बैलेंस, बिल, रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, जो भी कुछ होता है करंट एसेट में। करंट लायबिलिटी में क्या क्या होता है ये भी सबको मालूम होगा। जो कुछ काम की बातें हैं बस वो लिखवा देता हूं। चलें आगे। यहां पे लिख लेना आप हेडिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। करंट रेशियो जब भी कैलकुलेट करोगे तो इन इन बातों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है हमें, अगर हमने थोड़ा सा भी इधर उधर करा तो गलती हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में नंबर 1, लूज टूल्स, लूज टूल्स एंड loose tools and stores and spares, loose tools and stores and spares। मुझे बताओ ये किसका पार्ट होता है, loose tools and store and spares? आर, जल्दी बता दो कोई माइक ऑन करके, आर शोन, सब हेड बताओ करंट इसका। एसेट्स, ना ना, मेन हेड नहीं, सब हेड, आर शोन अंडर, सब हेड बताओ, आर शोन अंडर इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का पार्ट होता है ना ये। अब इतना सब हेड नहीं आता तो फिर फर्स्ट चैप्टर कैसे करोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वहां से। ठीक है, आर शोन अंडर इन्वेंट्रीज, लेकिन ये होता तो इन्वेंट्री का पार्ट है, बट जब करंट रेशियो कैलकुलेट करोगे तो इसको इन्वेंट्री नहीं मानोगे। क्यों नहीं मानेंगे वो अभी देखते हैं हम आगे। ठीक है, इन्वेंट्री का पार्ट होता है, बट दे विल बी एक्सक्लूड, ध्यान से इसको अंडरलाइन कर लेना चाहो तो, बट दे विल बी एक्सक्लूड while calculating current ratio, while calculating current ratio। आप करंट रेशियो की कैलकुलेशन करते टाइम या करंट रेशियो की जगह आप ऑब्लिक डाल के करंट एसेट्स लिखो तो ज्यादा सही है। करंट एसेट्स में इसको कवर नहीं करेंगे, करंट एसेट्स, बिकॉज, इसके पीछे कारण है, बिकॉज दे आर हेल्ड, बिकॉज दे आर हेल्ड फॉर द पर्पज
for the purpose of trading, for the purpose of trading and not for converting into cash. ये जो लूज टूल्स है और जो स्पेयर पार्ट्स है, क्या इसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए रखा है? नहीं, इसको तो कैश या कैश इक्विवेलेंट, इसको तो ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है बस हमने, ठीक है। और करंट लायबिलिटी की पेमेंट किससे करते हैं? इक्विवेलेंट। करंट लायबिलिटी की पेमेंट कैसे करोगे? करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके करोगे। तो ये कोई कैश में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ी था, ये तो बिजनेस में ट्रेड करने के लिए। भाई लूज टूल्स को थोड़ी बेच दोगे तुम। जो तुम्हारा इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसका पार्ट होता है लूज टूल्स, ये बात सही है, लेकिन इसको बेचा थोड़ी जाता है, ठीक है ना। बेचा तो कुछ और जाता है, तो इसलिए लूज टूल्स को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हटा लेना ट्रेड रिसीवेबल में से। जब कंसीडर करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज, सीआर का मतलब करंट रेशियो है, शॉर्ट में लिखा है सीआर का मतलब है करंट रेशियो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज डिडक्टेड, provision for doubtful debt is deducted from the total amount of trade receivable. अब ये टीआर क्या है? ट्रेड रिसीवेबल to determine the realizable value, of trade receivable। मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया होगा अलग से ट्रेड रिसीवेबल के साथ, तो उसे हमें डिडक्ट कर लेना है, उसे हमें माइनस कर लेना है, उसे हमें क्या कर लेना है? माइनस। ठीक है, बाकी की बातें मुझे लग रहा है लिखवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका सीबीएसई का सर्कुलर है, जो अदर करंट एसेट्स होंगे, एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स आर नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। मतलब आपको ये कह रहे हैं कि जो अदर करंट एसेट्स हैं वो आपके क्वेश्चन में इवैल्यूएट नहीं होंगे। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स तो आपका कवर होगा, लेकिन बाकी की चीजें कवर नहीं होंगी। और अच्छा, एक बात मुझे बताओ, बैंक ओवरड्राफ्ट का हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या करते थे? बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या हम वहां पे कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मानते थे? नो सर। ठीक है, तो यहां पर जो होगा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, वो आपका करंट लायबिलिटी माना जाएगा। वहां करंट लायबिलिटी मानते थे बैंक ओवरड्राफ्ट को? नहीं मानते थे। करंट लायबिलिटी नहीं मानते थे ना, उसको फाइनेंसिंग में ले जाते थे। याद करो, बैंक ओवरड्राफ्ट को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले जाते थे, लेकिन यहाँ पे उसको करंट लायबिलिटी ट्रीट करा जाएगा। ठीक, लिखवा दूं? ये दो मुझे ज्यादा जरूरी लग रहे थे, तो ये दो मैंने लिखवा दिए। बाकी के छोड़ दो, बाकी के वैसे ही दिमाग में याद रखो कि बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो उसे करंट लायबिलिटी मान लेना। और अदर करंट एसेट्स में सिर्फ तीन चीजें ही आपके क्वेश्चन में होंगी, अगर होंगी तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। इनके अलावा कोई भी करंट एसेट हमारे इवेल्युएट नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं, वरना फिर टाइम खत्म हो जाएगा एक क्लास का, तो फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन लिखो। बैलेंस शीट जो पढ़ाई थी ना, उसको ध्यान रखना बच्चों, उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे हमारे कोई भी। अच्छा, एक और नोट लिखी लो, ये लो, नंबर 3, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्किंग कैपिटल का भी फॉर्मूला कहीं कहीं यूज होगा। वर्किंग कैपिटल ये होगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये पता ही है सबको, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एग्जांपल लिखो। कैलकुलेट करंट रेशियो, कैलकुलेट
करंट रेशियो, कैलकुलेट करंट रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 रुपीज, ट्रेड रिसीवेबल 1,00,000 रुपीज। इसके बाद इन्वेंट्रीज, 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 इन्वेंट्रीज की वैल्यू है 1,70,000, इन्वेंट्रीज की वैल्यू है 1,70,000। इन्वेंट्रीज के बाद कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये है आपका 2,00,000 रुपीज, 2,00,000 रुपए। कैश है 2,00,000, कैश के बाद 1 मिनट रुकना, कुछ गड़बड़ी हो गई। ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट ना 1,10,000 कर लो, 1,10,000, इसको करेक्शन कर लो एक बार, ट्रेड रिसीवेबल कर लो 1,10,000, 1,10,000। और अब लिखो ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इसको लिख लो 1,00,000, ट्रेड पेबल ये 1,00,000। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद कैश हो गया। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस ये लिख लो 2,50,000, 2,50,000। इसके बाद लिख लो करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट इसकी वैल्यू लिख लो 20,000। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये लिख लो 3,00,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,00,000। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन इसमें लिख लो 30,000, 30,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन 30,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बाद अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी CL, ध्यान से लिखना, अदर करंट लायबिलिटी CL, अदर करंट लायबिलिटी ये है 60,000। इसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हमारी है 50,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बाद अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स 40,000, अदर करंट एसेट्स 40,000। ये क्वेश्चन है इतना। हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट रेशियो, हमें फाइंड आउट करना है करंट रेशियो। सॉल्यूशन करेंगे जब हम, तो हमारे पास करंट रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये आंसर तो इधर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पता लगानी पड़ेगी, कितनी होगी। मुझे बता दो कोई बच्चा, करंट एसेट का फाइनल अमाउंट कितना? सारे लोग कैलकुलेट करो, बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ आपको कुछ याद है या नहीं। कौन कौन सी चीजें करंट एसेट होती हैं और कौन कौन सी चीजें करंट लायबिलिटी होती हैं, बस ये पता करना है इसमें हमें। अगर हमें ये ट्रेड पता है रिसीवेबल कितना है? तो कितना? ट्रेड रिसीवेबल 1,10,000, 10,000। ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट 1,10,000। ये वाला हमारा क्लास पूरा ना ये कॉन्सेप्ट बताने में चला गया, क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे अभी। कितना बताया? 6,50,000 पर करंट एसेट बता रहे हो, ये गलत है, 650 गलत है। चलो एक काम करो, सभी लोग निकालो, मैं इसको बंद कर देता हूँ वीडियो को, मैं भी निकालता हूँ यहाँ पे ताकि दिखाई ना दे आप लोगों को। ठीक है, सब लोग निकालो, मैं भी निकालता हूँ इधर, फिर देखते हैं कितना कितना आ रहा है। नोट तो करने दो सर।
क्वेश्चन नोट नहीं करा? क्या कर रहे थे अभी तक? क्वेश्चन जब मैं लिखता हूं तो मेरे साथ साथ ही लिखा करो ना, ऐसे तो फिर समझ नहीं आएगा। ये लो, हो गया सर। करंट एसेट्स की वैल्यू बतानी है आप लोगों को मुझे। 1 मिनट, कुछ बच्चों के आंसर आए भी हैं, नहीं आया अभी। एक का ही आंसर आया, उसका गलत है। करंट एसेट्स में मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, आप लोग मुझे निकाल के बता दो अमाउंट। जल्दी बताओ, जल्दी, किसी का एक का तो आया कम से कम। एक मिनट देख रहा हूँ अभी मैं, किसी ने भेजा आंसर। 50, 3,20,000 सुशांत। करंट एसेट बता रहे हो ये? करंट एसेट 3,20,000 नहीं, 3,40,000 भी नहीं। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर ये नहीं कर पा रहे तुम तो, क्योंकि ये तो सब बेसिक्स है हमारा। तो चलो, देखो मैंने निकाल दिए हैं अमाउंट, अभी मैं दिखाता हूँ बाद में, पहले आप लोग निकाल लो। 1,40 नहीं, 1,40 भी नहीं, 3,40 भी नहीं, 1,40 भी नहीं। और कोई नहीं कर रहा क्या? खाली बैठे हैं सब? अरे भाई, करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है, बस ऐड करके बताओ तो सही, कम से कम आंसर तो बताओ, जब भी तो पता चलेगा ना सही है या गलत, जो भी होगा तभी पता चलेगा कि सही है या गलत है। देखो मुझे बताते जाओ एक एक करके क्या क्या चीज काउंट होगी। 2,30 आशीष नहीं, गलत है। 8,10,000 गलत फिलहाल। मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सामने ही ऐड करते चला जाता हूँ। बताओ, ट्रेड रिसीवेबल होगा करंट एसेट का पार्ट? यस और यस नो? सर, यस सर। यस, तो 1,10,000 ये ले लिया। इन्वेंट्री होगा? यस, 1,70,000 इसको भी ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल होगा और इन्वेंट्री भी होगा, ये भी ले लिया हमने। इन्वेंट्री के बाद कैश करंट एसेट होगा, हाँ 2 लाख रुपए कैश भी ले लिया। उसके बाद ट्रेड पेबल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट करंट एसेट होगा, यस 20,000 ये भी ले लिया। उसके बाद आपका अदर करंट एसेट 40,000, तो ये लो 5,40,000 आ गया। ये आ क्यों नहीं रहा तुम लोगों का? करंट एसेट 5,40,000, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी बताओ क्या क्या होगा। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होगा, ये तो 1 लाख हो गया ट्रेड पेबल। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये भी करंट लायबिलिटी होता है। इन्वेंट्री को तो लेना है ना, इन्वेंट्री में लूज टूल्स को नहीं लेना। मैंने इन्वेंट्री नहीं लेना, ये कब मना करा? लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट वो नहीं लेना इन्वेंट्री के। अगर इन्वेंट्री में लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में कि लूज टूल्स और ये इतना है, तो उसको हटा देना है।
तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन का अमाउंट है 30,000, 1 लाख प्लस 30,000, और शॉर्ट टर्म अदर करंट लायबिलिटी है 60,000, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 50,000। तो आपका 2,40,000 हो गया करंट लायबिलिटी। ये देखो मैंने यहाँ निकाला था, अभी वीडियो बंद कर दी थी जब, ये कैलकुलेशन कर दी थी यहाँ पे। ये अमाउंट जितने भी हैं ये करंट एसेट्स के ढूंढ ढूंढ के, मैंने नाम नहीं लिखे, 540 और करंट लायबिलिटी 240 को कॉपी कर लो, कोई अगर किसी को करना है, फिर इन अमाउंट को फॉर्मूले में रख दो, डिवाइड कर दो, आंसर। फिर एक काम की बात बताता हूँ जो भूल गया मैं बताना, ये 540 240 आ जाएगा। ये लो, टाइम की कमी है इसलिए यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ पहले मैं। यहाँ पे आपने रख दिया 5,40,000 मान लो, और नीचे रख दिया 2,40,000। जब आंसर छोड़ना है ना आपको इसका, तो ये आपको पूरा डिवाइड कर देना है, फ्रैक्शन में छोड़ना है, मतलब पूरा का पूरा पूरा डिवाइड कर देना है आपको, जितने भी पॉइंट्स में जाए चाहे। 1,10,000 जो था वो ट्रेड रिसीवेबल था, इसको ना 0 से 0 कॉमन कर दो, 54 डिवाइडेड बाई 24, तो 54 डिवाइडेड बाई 24 कर दो। पूरा डिवाइड करना है, बार बार कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। पूरा डिवाइड कर दोगे तो ये 2.25 बचेगा, 2.25 रेशियो 1। लास्ट में हमेशा 1 छोड़ना है नीचे, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर देना है, ना तो मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ना है। प्रोविजन है कहां यहां? टीआर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस होगा, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां है? मुझे दिखाओ क्वेश्चन में ढूंढ के, कहां है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट? कहीं है तो बताओ। ये आ गया आपका, ठीक है। एक काम की बात रह गई थी, मेरे पास यहाँ जगह है, अगर आपके पास हो तो आप भी लिख लेना। ये नोट नंबर 3 के बाद लिख देता हूं मैं, एक लाइन है यहाँ पे, नोट नंबर 4। करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है, जो बेस्ट रेशियो माना जाता है करंट रेशियो का, आइडियल रेशियो वो होता है 2:1। ये आइडियल रेशियो होता है। आइडियल रेशियो का मतलब, अगर किसी बिजनेस में 2 करंट एसेट और 1 करंट लायबिलिटी है, तो 1 से 1 की पेमेंट कर दो और 1 करंट एसेट आपके पास बचा रहेगा। बाकी डिटेल में ना अगली क्लास में समझा दूंगा क्या होता है आइडियल, लेकिन ये आइडियल नहीं है। ये 2.25 रेशियो बनाया है, तो ये आइडियल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, बेकार नहीं है। फिर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे हम, क्योंकि ये मीटिंग ना बंद हो जाएगी अभी अपने आप, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी कुछ भी पढ़ा नहीं है हमने, ये समझ लो एक ही क्वेश्चन तो कराया है खाली, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं। करंट रेशियो के कम से कम 20-30 क्वेश्चन होंगे। मैं इसका असाइनमेंट भेजता हूँ बना के, स्कैन करके, तो कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा, तो कर लेना वो। ठीक है, 1 से लेके 4 तक कर लेना, जो मैं भेजूंगा ना अभी असाइनमेंट,